नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सभी का न्यूज ट्रेक में एक दफा फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार की राजनीति में आज सबसे दिलचस्प सवाल यही है कि क्या 2025 का विधानसभा चुनाव उन्हीं दो गठबंधनों की लड़ाई बनकर रह जाएगा। एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन और दूसरा इंडिया गठबंधन जिसमें राजद, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां शामिल हैं। लेकिन सच्चाई अगर जमीन पर देखी जाए तो इससे कहीं ज्यादा जटिल है। जमीन पर कई ऐसी ताकतें, कई ऐसी पार्टियां सक्रिय है जो न तो एनडीए के साथ है और न ही इंडिया के साथ। लेकिन अगर उन्होंने इस चुनाव में खेल बिगाड़ दिया तो नतीजे कहीं न कहीं चौंकाने वाले हो सकते हैं। इस बार असली मुकाबला सिर्फ दो बड़े ध्रुवों के बीच नहीं बल्कि कई छोटी मोटी पार्टियों के बीच भी है, जो इन दो बड़े ध्रुवों का खेल, इनकी दिशा, इनका गणित पूरा बिगाड़ सकती है। सबसे पहले इसी कड़ी में बात करते हैं प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की, जो पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये वही प्रशांत किशोर है जो सबसे पहले चुनावी रणनीतिकार थे, जिन्होंने नीतीश कुमार और पीएम मोदी के लिए कई रणनीतियां बनाई। लेकिन अब सीधे सीधे वो मैदान में कूद चुके हैं। उनका दावा है कि वे न तो जातिवाद करेंगे, न परिवारवाद और न ही भ्रष्टाचार। उनकी पार्टी के 90% उम्मीदवार पहली बार चुनावी मैदान में हैं। जनसुराज खुद को एक विकल्प के तौर पर बिहार में पेश कर रही है और किशोर खुलकर कह रहे हैं कि वो एनडीए और इंडिया दोनों को बर्बाद कर देंगे। अब कोई इसे आत्मविश्वास कहे या राजनीतिक अहंकार, लेकिन सच यही है कि किशोर की पार्टी बिहार के युवाओं में धीरे धीरे जगह बना रही है, खासकर उन जिलों में जहां विकल्प की तलाश तेज है। चाहे वो पश्चिमी चंपारण हो, समस्तीपुर हो या फिर मधुबनी, दरभंगा जैसे इलाकों में जनसुराज की बैठकें, पद यात्राएं धीरे धीरे लोगों के बीच असर छोड़ रही है, क्योंकि लोग ईवीएम मशीन में दो ऑप्शन देखकर अब थक गए हैं। लाखों लोग अब तीसरा ऑप्शन भी देख रहे हैं, जो उन्हें प्रशांत किशोर में दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ सीमांचल की राजनीति में एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी भी है। यह पार्टी 2020 में 5 सीटें जीतकर सबको चौंका चुकी है। मुस्लिम वोट बैंक पर जिस राजद की वर्षों से पकड़ रही है, उसमें अब एआईएमआईएम की सीधी दावेदारी हो चुकी है। मतलब किशनगंज, कटिहार, अररिया जैसे जिलों में ओवैसी का प्रभाव कहीं ना कहीं बड़ा है। हालांकि 5 में से 4 विधायक बाद में राजद में शामिल हो गए, लेकिन अकेले अख्तरुल ईमान की मौजूदगी ने पार्टी को जिंदा रखा। अगर ओवैसी इस बार फिर अलग लड़ते हैं और महागठबंधन ने उन्हें साथ नहीं लिया तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा तय है और इसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी जेडीयू को मिल सकता है। तीसरी बड़ी वोट कटवा ताकत है मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी। सहनी मल्लाह निषाद समुदाय के नेता है और इनका प्रभाव उत्तरी बिहार के उन जिलों में है जहां नदी और नाव से जुड़े लोगों की संख्या ज्यादा है। 2020 में वीआईपी ने एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और 4 सीटें जीती थी, लेकिन बाद में बीजेपी से संबंध खराब हो गए और अब सहनी ने आरजेडी के साथ हाथ मिला लिया और लगभग 60 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया। सवाल यह है कि उनके उम्मीदवार वाकई चुनाव जीतने की ताकत रखते हैं या सिर्फ वोट काटकर नुकसान पहुंचाएंगे। अगर वीआईपी की रणनीति काम कर गई तो बीजेपी के परंपरागत वोट जो है वहां पर एक बड़ी सेंध लग सकती है। पप्पू यादव का नाम भी अब इस लिस्ट में जरूरी है। उन्होंने पूर्णिया से लोकसभा चुनाव जीतकर, निर्दलीय जीतकर सबको हैरान कर दिया था। यादव और मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी पकड़ सीमांचल के कई जिलों में मजबूत रही। आरजेडी की परंपरागत राजनीति से अलग होकर पप्पू यादव युवाओं और सामाजिक कार्यों के जरिए लोगों के बीच पैठ बना रहे हैं। वो गठबंधन में शामिल नहीं है और शायद अकेले चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में आरजेडी को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनका कहना है कि वो किसी भी कीमत पर सामाजिक न्याय की लड़ाई से पीछे नहीं हट सकते। आते हैं चिराग पासवान पर। 2020 में उन्होंने करीब 137 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे और एनडीए को बड़ा नुकसान पहुंचाया था, खासकर वोटिंग प्रतिशत में। हालांकि अब वो फिर से एनडीए का हिस्सा है और 2024 में उन्होंने हाजीपुर से एक बड़ी जीत दर्ज की थी। लेकिन उनकी जो राजनीति है और जेडीयू से उनकी खींचतान है, ये सवाल छोड़ती है कि क्या वाकई वो बीजेपी के साथ सहज है। अगर किसी वजह से रिश्ते फिर बिगड़ते हैं और चिराग अलग होते हैं तो पासवान समाज का एक बड़ा हिस्सा एनडीए से दूर जा सकता है। समाज का यह हिस्सा चिराग को भले ही सीट जिताने में मदद न करे, लेकिन वोट काटना भी विरोधी को फायदा पहुंचा सकता है। पशुपति पारस का भी अलग समीकरण है। वो अब चिराग से अलग होकर अपनी पार्टी चला रहे हैं और उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। दलित समाज में उनका भी कुछ असर है। ये कुछ जो शब्द है कई बार 1000 लाख वोट का असर पैदा करता है। बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी जैसी पार्टियों भी दलित वोटों को बांट सकती है। मायावती की बीएसपी ने ऐलान किया है कि वे किसी के गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। बिहार में भले ही बीएसपी की पकड़ उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन सीमित इलाकों में ये कांग्रेस और राजद को कुछ न कुछ नुकसान पहुंचा सकती है।
वहीं आजाद समाज पार्टी अगर बिहार में पैर जमाने की कोशिश करती है तो वो एनडीए और इंडिया दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। इनके अलावा कुछ और छोटे क्षेत्रीय दल जैसे उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी और जीतन राम मांझी की एचएएम भी सीटों का समीकरण बदल सकती है। कुशवाहा अभी एनडीए के साथ है, लेकिन उनकी जातीय पकड़ ऐसी है कि अगर उनका मूड बदला तो कोयरी कुशवाहा वोट का बंटवारा लगभग संभव है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति इस बार दो ध्रुवों की लड़ाई नहीं बल्कि तीसरी ताकत भी न केवल मौजूद है बल्कि निर्णायक साबित हो सकती है। अब यह जनता पर है कि वो विकल्प के तौर पर किसे चुनती है या फिर दो बड़े गठबंधनों के बीच में ही चुनाव को सिमटा देती है। लेकिन अगर ये छोटी पार्टियां अपने वोट शेयर को 2 से 5% भी ले आती है तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका जवाब नतीजों के दिन ही आएगा। इससे पहले कोई भी जान नहीं पाएगा। देखिए, छोटी पार्टियों का जीतना ही सिर्फ मायने नहीं रखता बल्कि वोट काटना दूसरी जो बड़ी पार्टी है उनको ज्यादा चुभता है। कई बार जब कोई उम्मीदवार 500,000 वोट से हारता है, यही वोट दूसरी पार्टियों को याद आते हैं जो इन छोटे दलों ने काटे हैं। खैर, चुनाव दिलचस्प है। बिहार चुनाव की और भी खबरें विश्लेषण जानने के लिए आप न्यूज ट्रैक के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।